देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात याद रखिए, लोहार अगर पीस टाइम होगा ना तो वह दरांती बनाएगा, हल टैक्ट बनाएगा या कुछ और काम करेगा। लेकिन अगर जंग शुरू हो जाए तो रात को जाकर 18-20 तलवारें जरूर बनाएगा, जिससे ज़्यादा मुनाफा होगा, उसको ज़्यादा मुनाफा। अमेरिका का और यूरोप की पूरी जो इकॉनमी बेस करती है वॉर इंडस्ट्री के ऊपर। अमेरिका ना आपको टीवी बेचता है, ना आपको कारें बेचता है, ना आप खरीदते हैं, ना खरीद सकते हैं अमेरिकन कारों को, ठीक है। अमेरिका आपको वॉर टेक्नोलॉजी बेचता है। और सबसे बड़ा है, जब तक दो चीज़ें नहीं होंगी आप अमेरिका की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते। एक कि आप जब तक आप वॉर जोन या वॉर थिएटर कोई ना होगा, और दूसरा अमेरिका ने एक नए काम शुरू किया है। जब तक वो खौफ नहीं होगा तो आप उनके स्कैनर्स नहीं खरीदेंगे, ठीक है, आप उनके विजिलेंस के प्लेन्स नहीं खरीदेंगे, आप उनके ये दरवाजे नहीं खरीदेंगे। अच्छा, आपका इशारा इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ है या इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की? पहली बात यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है ना, ये होस्टेज है कुछ लोगों की जी। ये बड़ी अहम बात। डेमोक्रेसी जो है ये होस्टेज है एक क्लैन की, एक बाय पार्टी डिक्टेटरशिप। $6.8 बिलियन ओबामा को ना मिले तो उसका बाप इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक, आपको पता है कि जो इस वक्त सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, सबसे बड़ा जो बिल था वो $4 बिलियन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो असलहा बनाने वाली कंपनियां हैं उनके मफाद में है कि ये तनाज़ा जो फिक्रा है ना, ये फिक्रा है ना, विल ऑफ द पीपल स्पीक्स इन द पार्लियामेंट, कि लोगों की ख्वाहिशें पार्लियामेंट में बोलती हैं। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। कभी किसी ने अमेरिकन कौम की माँ से नहीं पूछा तुम्हारे बच्चों को अफगानिस्तान इराक भेजे मरने के लिए। अगर वो पूछते तो ना इनकार कर देते। जब वियतनाम में मर रहे थे तो आपको पता है आखिरी दौर में जब 59,000 की लिस्ट है वो जो वाशिंगटन के उसके सामने लगी हुई है, जब वो 59,000 लाशें पहुंची थी, अमेरिकन माई चीख उठी थी। जमहूरियत पर तो हम फिर बात करेंगे ना, हम इस वक्त बात कर रहे हैं ये फैसला शाम के अंदर जो वॉर थिएटर है वो बाकायदा इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स ने क्या डिजाइन, उसकी वजह है कि बेल्जियम में ताजर बैठे हुए हैं जो असला बेचते हैं। जब ईरान इराक वॉर हो रही थी, ईरान को भी असला बेचते थे, इराक को भी बेचते थे, इजरायली ताजर। ये जंग फिर मजहबी जंग नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इराक की पाबंदियां क्यों उठाई हैं? इसलिए उठाई हैं कि ईरान जब तक इस काबिल नहीं होगा कि वो जंग अफोर्ड कर सके, उस वक्त तक वो जंग के अंदर असला नहीं फेंकेगा। वो हिजबुल्लाह को उसने देने हैं, जाके लड़ो। उसने शाम को असला देना है, जाके लड़ो। उसने इराक के अंदर अपने सिपाहियों को जाके लड़ो। उसने पासदारान को भेजना है, लड़ो। उससे सऊदी अरब के पास तो तेल है, ठीक, उन्होंने ईरान को भी ईज कर दिया ताकि बराबर हो जाए। दो पली हुई गाय होनी चाहिए जो जंग अफोर्ड कर सके। तो और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बेल्जियम के अंदर बैठे हुए असलहे के ताजर हैं वो बैठकर रिलीजन को यूज करते हुए अपना असला। पहली बात है कि इट्स नॉट रिलीजन। आप जहां पर जिस किस्म की जंग होगी, जिस वक्त वो आज अगर एथनिक जंग होगी, आज से 15 साल पहले जब वो चिली में, निकरागुआ में, होंडुरास में जब वो कॉन्ट्रास के खिलाफ लड़ रहे थे, जब वो कह रहे थे कि कम्युनिस्ट आ जाएंगे और मार देंगे, और वहां 40-40 हजार मिसिंग पर्सन हो गए थे, 4-4 लाख बंदे हो गए थे, तो रिलीजन यूज नहीं हो रहा था, असला यूज हो रहा था। किस लिए? हमने कम्युनिज्म को रोकना है। 20 साल ये वॉर एंड टेरर लड़ी। और ये सब ये जो फिर लोग मजहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि देखें इस मजहब के जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी मजहबी हेजेमनी कायम करने के लिए दो चीजें। मैं आपसे इस वक्त, ठीक है, आपने एक बड़ी अहम बात कर दी, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की जानिब इशारा कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो दाइश की फिलॉसफी है कि हम पूरी दुनिया में इस्लामी खिलाफत कायम कर चुके हैं, और जो अबू बकर अल बगदादी है वो अपने आप को पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा कहता है, क्या इस्लामी खिलाफत कायम करने की दाइश की फिलॉसफी जो है उसके बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात है कि इस्लाम में खिलाफत कभी इस तरह कायम नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह उसके फरिश्तों और तमाम अंबिया की लानत उस शख्स पर जो ताकत के जोर पर इक़्तिदार में आए और गलबा हासिल करे। बकायदा फिक्र। तो मोहम्मद बिन कासिम ने खत लिखकर हिंदुस्तान नहीं, मोहम्मद बिन कासिम, देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो है वो एक स्ट्रेटेजिक तौर पे इसलिए आया था कि तजारत के काफिले रोक लिए गए थे, इसलिए आया था। वो लड़कियां छुड़ाने नहीं आया था, नहीं, और मिथ बनाई गई है लेकिन मान भी लिया जाए तो काफिले थे। और पहली बात है कि तजारत का काफिला रोकना। तो फिर खिलाफत कैसे कायम होती? नहीं, खिलाफत बुनियादी तौर पर इस्लाम जो है, ये बड़ी लंबी बात है कि करेंगे, इस्लाम बुनियादी तौर पर कुछ लोगों को राय का हक देता है। सही, इस्लाम हर अरे गहरे को राय का हक नहीं देता और एक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर हक देता है। और एक बात याद रखिए कि इस्लाम में डेमोक्रेसी उस तरह नहीं है। जमहूर हमारा लफ्ज है, लेकिन बुनियादी तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये नाम आपस में इस्लामिक और रिपब्लिक एक दूसरे को नेगेट। रिपब्लिक तो आप डेमोक्रेटिक, इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है, इस्लामिक रिपब्लिक है। अगर आप डेमोक्रेसी को ले गए तो बड़ी लंबी बात है। किस मैं आपको दाइश की जो फिलॉसफी है बात समझाना चाह रहा हूं, गलत है नहीं। दाइश की जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी तो दुनिया में किसी की गलत नहीं होती भाई।
आप फिलॉसफी गलत करते तो लोग मरने के लिए नहीं आएंगे, आपका अमल गलत है। सही, आप लोगों को मार रहे हो। यानी दाइश की फिलॉसफी खिलाफत कायम करने की दुरुस्त है, नहीं, रास्ता गलत है। देखिए मैंने मंजिल सही है। नहीं, मंजिल सबकी यही है, किसकी नहीं है? सर दुनिया के तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हरगिज नहीं है कि वो एक खिलाफत बनाना चाहते हैं। मैं आप अर्ज करूं, मुसलमान नहीं, हुक्मरान। ठीक, हुक्मरान आज से 4 साल पहले पीईओ का बहुत खौफनाक बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन, मेरी बात रास्ता गलत नहीं, मंजिल भी सही नहीं उस तरह। पीईओ का डबला फिक्रा था। आप पाकिस्तान में आज सर्वे करा लें, पाकिस्तान में आपको 90% लोग कहेंगे कि उमर की खिलाफत चाहिए, हमें अली अल मुर्तजा की खिलाफत, हमें वो अली अल मुर्तजा की कहेंगे ना, खिलाफत कहेंगे ना, कि नहीं कहेंगे? ठीक, मेरी ना कहें, अबू बकर सिद्दीक अली अल मुर्तजा की कहेंगे। खिलाफत एक आइडियल है मुसलमान उम्मा का, उसको एक्सप्लॉइट करता है हर कोई। आज आप यहाँ भी अगर कोई तंजीम चाहेगी, पता क्या करेगी? हम डेमोक्रेसी के जरिए, दाइश जो है अखवान भी कहते हैं, जो अबू बकर अल बगदादी अपने आप को पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा प्रोक्लेम करता है, हो नहीं सकता, वो गलत है। वो गलत इसलिए गलत है कि ये जरूरी नहीं होता कि एक ग्रोह से आप उसको बिल्ड कर दें। हाँ, जब वो कभी अगर इक़्तिदार पूरा काबज़ हो जाए और दुनिया उसको इज्तिमाई तौर पे बैठ कर, दाइश इंतकाम से निकली है और इंतकाम से कभी भी आगे जो है ना। अच्छा, मैं और ये सब यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त भी कम रह गया कि सहाफ़ियों को, इमदादी कारकुनों को, मासूम बच्चों को पिंजरों में रखकर जिंदा जला दिया जाता है, उनको फिर कत्ल कर दिया जाता है, गले काटे जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो तमाम दाइश के लोग हैं, इस वक्त जो दाइश का कैपिटल है अल रक्का में, और वहाँ पर जो अदालत है उसके 12 के 12 जज सऊदी वहाबी हैं, तो क्या रिलीजन के अंदर इतनी वल्नरेबिलिटी होती है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके? आपने इस वक्त रिलीजन की बात की है, आप मुझे ये बताइए, आप देखो सिंगल, मुझे बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त जब आप ये कहते हैं कि दाइश ने वो कर दिया। आप उस वक्त नहीं जाते कि जिस वक्त एक पूरे का पूरा आप टीवी पे एक शो देख रहे होते हैं, उस शो में अमेरिकन प्लेन आता है और एक 12 मंजिला इमारत के ऊपर बम गिराता है और उसके अंदर जिंदा जल के कम 2-3 फैमिली मर जाती है। उस वक्त आप कहते हो कि जुल्म एक तरीके से हो या दूसरे तरीके से, हम दोनों को कंडेम करते हैं। क्वांटम ऑफ प्रोपेगेंडा किसके हाथ में है? आज आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठाएं, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है कुर्दों के कहते हैं कि के पूरे इलाके उन्होंने आग में जला दिए। ठीक, कभी किसने कुर्द फौज के कोई इल्जाम लगाया? जिस तरह बदतरीन तरीके से तशद्दुद किया दाइश और कुर्द बराबर। मैं कहता हूं दाइश को मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या आप दाइश के मजालिम को जस्टिफाई करना? नहीं, मैं नहीं जस्टिफाई कर, मैं कब कह रहा हूं, मैं कहता हूं सबको गाली दो। आपने बात की दाइश की नहीं बात की, सर रिलीजन की बात की। नहीं, मैंने रिलीजन की बात नहीं की, और ये साहब मैंने सिर्फ ये कहा है कि रिलीजन के अंदर क्या वल्नरेबिलिटी होती है नहीं, कि उसको एक्सप्लॉइट करके आप लोगों को मरने पे और मारने पर आमादा कर सकते हैं। 2 चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान जान देता है। एक ये कि आखिरत में उसको जिंदगी मिले, बिल्कुल सही है, और एक दूसरा कि दुनिया के अंदर उसको नेकनामी मिले। जिस वक्त हिटलर ने 97% वोट लिए थे, दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम किया था, तो इसलिए किया था कि जर्मन कौम की नजर में जिंदा रहे।